बेसिकली जब पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशन तो यही बताते हैं। तो उनमें सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेट ले लेंगे। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक सेट ले लिया ए जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब वो खाली नहीं है। अगर खाली रहेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, तो हम क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे, है? तो अब क्या करना है, इसलिए हम एक सेट लेंगे जो कि नॉन एम्प्टी है। तो अब हमारे पास क्या एक ही सेट है। जब एक सेट रहेगा तो हम ए क्रॉस ए कर लेंगे और फिर उसके सबसेट निकालना शुरू कर देंगे। अभी हम बता चुका है। अब क्या करना है, अब आराम है, अब आराम से देखो जिंगलाला करेंगे और उसी से डेफिनेशन निकल कर आ जाएगी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या डेफिनेशन है? अ रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, अ रिलेशन आर, इस तरीके की रिलेशन ऐसा कि ए उसमें बिलोंग करे ए में, फॉर एवरी ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब तुम सोचोगे हमने क्या लिख दिया का चढ़ पचड़, हैं? इसको समझा जाए क्या लिखा गया। तो कह रहा है कि रिलेशन के अंदर कुछ इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हैं कि ए से ही रिलेटेड हो, हाँ? और क्या लिखा है आगे? ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और ये क्या बना है? ये किसका सिंबल है? इसको बोलते हैं फॉर एवरी। इसको उल्टा ए ना समझ लेना कि सर ने उल्टा ए बना दिया गलती से। इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल। तो कह रहा है कि ए से ही रिलेटेड होगा, और ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। और आगे कह रहा है फॉर एवरी ए, मतलब सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है फॉर एवरी ए, उन सभी को रिलेटेड होगा अपने आप से ही। ए से रिलेटेड है तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ होगा, सेट ए के अंदर जितने सबके। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे कब? इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कहा गया कि ए रिलेट, इसको चाहे ऐसे लिख दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से। चाहे हम ये लिख दें और चाहे ये लिख दें, दोनों एक ही बात है। ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें सभी सेम एलिमेंट है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। हर एक एलिमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, हाँ? तो जो एलिमेंट है उसका इमेज भी वही है, हाँ? जैसे यहाँ लिखा है 1 और 1, तो इसको एलिमेंट कहते हैं, इसको इसका इमेज कहते हैं। तो 2 का इमेज 2 रहेगा, 3 का इमेज 3 रहेगा, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब इसी तरह पेयर वाले होंगे, सेम एलिमेंट रहेंगे। तो ये होगा। तो चाहे ये बोल दें कि ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, या तो हम ये बोल दें कि ए रिलेटेड है ए से, मतलब ए से ही रिलेटेड है। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं सब अपने आप से ही रिलेटेड हैं, ए से ही रिलेटेड है। तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझें कि ऐसा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा पहले इसी तरह का एग्जाम्पल एक देख लें। जैसे हमको एक सेट दे दिया 1 2 3, हाँ? अब अगर एक ही सेट दिया है तो क्या करेंगे? इसका हम इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसके सबसेट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। फिर हम 2 को पकड़ेंगे, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, और 3 को पकड़ेंगे, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। ये हम लोग सीख चुके हैं। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं
सब अपने आप से रिलेटेड करना है बस। मतलब 1 को रिलेशन बना दो 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है और ये इसके पूरे एलिमेंट 1 2 3 इसके पूरे एलिमेंट A क्रॉस A में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब R क्या है? सबसेट है A क्रॉस A का। इसका मतलब R एक रिलेशन है। यही डेफिनेशन तो बताई गई कि इसके जितने सबसेट है वो सब रिलेशन है। तो ये भी एक सबसेट है A क्रॉस A का, इसलिए एक रिलेशन हुआ। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट अपनी खुद की इमेज बना रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहा गया है। या तो और आसान भाषा में कि 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से और 3 रिलेटेड है 3 से। तो फॉर एवरी ये हो गया ना, हर एक एलिमेंट। क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट छूटा है? हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, इसलिए क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। हाँ, समझ गए? असली मसाला समझ गए इसका कि रिफ्लेक्सिव है क्या, एकदम बढ़िया से। चलो अब इसके कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी और देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ ये रिफ्लेक्सिव देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्सिव का असली मटेरियल समझ लो भाई, कि जब कोई चीज़ अपने ही आप से रिलेटेड है। अब रिलेशन क्या है? भाई है कि बहन है कि उसके चाचा दादा है, हम नहीं जानते। किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, रिश्तेदारी वाला भी जो तुम लोग सुनते हो रोज, हमारे चाचा हैं मौसियाँ हैं, कुछ भी रिलेशन। भाई मैथ्स है तो सब जगह लागू होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो दो चीज़ के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है वो रिलेशन ऐसा होगा कि सेम चीज़ को सेम चीज़ से कनेक्ट कर रहा हो, वो ऐसा बीच में कुछ बताया जाएगा। जैसे इसके हम और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझें, बढ़िया से इसको पूरा समझो, एकदम जीवन सफल कर देंगे इसका। हाँ देखो कैसे होगा। जैसे कह दिया इसमें x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x। क्या ये बात गलत है क्या? सही है ना भाई? दुनिया का हर एक एलिमेंट अपने आप के तो बराबर होगा ही। फॉर एवरी x लिखा है, हर एक एलिमेंट अपने खुद के बराबर है। तो हमने क्या बताया था कि A रिलेटेड होना चाहिए A से फॉर एवरी। तो बस रिलेशन, यहाँ कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए ना। तो यहाँ रिलेशन की जगह क्या लगा है? इक्वल लगा है। रिलेशन तो भाई कैसा रिलेशन? अब ये बता रहा है कि x और x के बीच में इक्वल का रिलेशन है। तो इक्वालिटी का रिलेशन लागू हो रहा है कि नहीं? तो हर एक x को x के बराबर हम कर सकते हैं, 1 को 1 के बराबर, 2 को 2 के बराबर, 3 को 3 के बराबर। हर एक नंबर बराबर है अपने खुद के। तो इसका मतलब जो इक्वालिटी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। सही कि नहीं? क्योंकि हर चीज़ को अपने आप के बराबर कर रहा है। तो इक्वालिटी के रिलेशन अपने ही तरह के एलिमेंट को अपने से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, और एग्जाम्पल समझें। जैसे एक लाइन है, इसका नाम है L। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन अपने आप खुद के पैरेलल है? हर एक लाइन, ये लाइन है तो ये अपने आप के खुद के पैरेलल जरूर होगी। हर एक लाइन अपने खुद के पैरेलल होती है। हाँ, ये पक्की गारंटी है। तो L इज पैरेलल टू L। क्या हम लिख सकते हैं कि लाइन L पैरेलल है L के? फॉर एवरी L, दुनिया की हर एक लाइन अपने खुद के पैरेलल जरूर होती है। तो ये लाइन L तो रिलेटेड होगा ये अपने आप से ही। यहाँ रिलेशन कौन सा है? पैरेलल का रिलेशन। तो रिलेशन तो अलग अलग बनते रहेंगे, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। यहाँ लिखा है A रिलेटेड टू A, यहाँ रिलेशन था इक्वालिटी का, यहाँ रिलेशन है पैरेललिज्म का। हाँ, तो हर एक लाइन अपने आप से रिलेट हो रही है। कैसे रिलेट हो रही है? पैरेलल होने के मामले में। तो ये पैरेललिज्म का रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखें। क्या ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम हमने लिख दिया T, और एक ट्रायंगल इसी तरह बिल्कुल सेम है T। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये दोनों सेम ट्रायंगल हैं तो हर एक ट्रायंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है? क्यों? तो कोई भी ट्रायंगल हो वो अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट तो जरूर होगा। ये तो गारंटी है, चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होने के से मानेगा नहीं। ये तो पक्की बात। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। उसी तरीके से सिमिलरिटी का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। हर एक ट्रायंगल अपने खुद के सिमिलर जरूर होगा, पक्की एकदम गारंटी। हाँ, एक और एग्जाम्पल पूछते हैं, देखते हैं।
क्या हर एक लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अगर ये लाइन एल है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही, तो ये दोनों लाइन तो अलग अलग हैं। कोई भी लाइन अपने खुद के ऊपर परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब जो लाइन एल है वो परपेंडिकुलर एल के ऊपर, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका मतलब परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर कैसे बनेगी? कभी नहीं बन पाएगी। ये लाइन ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करोगे तो वो तो दूसरी लाइन हो गई, हाँ? तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। एक नहीं वाला एग्जाम्पल भी देख लिया जाए, नहीं तुम लोग सोचोगे कि सब तो होता ही होगा, हाँ? ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि सब हो ही तो रहा है। तो एक नहीं होने वाला भी देख लिया जाए तो पता चले कि कुछ नहीं भी हो रहा है, हाँ? तो पहला नंबर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिया है। अब दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है? हाँ, सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो देखो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लें। इसमें क्या है, लेट आर बी आ रिलेशन। आर क्या है? एक रिलेशन है इन सेट ए, ठीक है? इट इज कॉल्ड, बहुत मजेदार चीज है। देखो अब इसका एग्जाम्पल एक से एक बताएंगे हम, हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल बताएंगे। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। इफ, अगर इसमें ऐसा हो, इफ A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R. For every A comma B belongs to set A. अब ये क्या हमने लिख दिया अंग्रेजी में, इसको समझ लिया जाए। कह रहा है कि अगर A comma B R में बिलोंग करेगा, मतलब A और B रिलेशन के अंदर हैं, तो B और A को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। अगर इसको और आसान भाषा में हम लोग समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर A रिलेटेड है B से, तो ये इम्प्लाई करेगा कि B को भी रिलेटेड होना चाहिए A से। फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए, फॉर एवरी, ये किसका सिंबल है? फॉर एवरी, उल्टा ए ना समझना, फॉर एवरी है। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब के लिए ये बात लागू होती है। अगर ए बी से रिलेटेड है और तो ये इम्प्लाई करे कि बी ए से रिलेटेड हो जाए, है ना? अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव, हाँ, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन वो है, ठीक है? तो या तो हम यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं। इफ ए कॉमा बी, ऐसे एंड लगाया जा सकता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, मतलब अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है? ऐसा। तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरह लिखें कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी भी रिलेटेड हो जाए ए से, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है? सिमेट्रिक है। ए रिलेटेड होना चाहिए बी से और बी का रिलेशन होना चाहिए ए से। अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, दोनों तरफ से बातें सही हैं, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सही है ना? दोनों तरफ से होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लें, थोड़ा कुछ अपने आस पड़ोस का एग्जाम्पल, रिलेशन का एग्जाम्पल हम लोग रिलेशन रिश्तेदारी में ही देख लें, हाँ? रिश्तेदारी वाला एग्जाम्पल, है ना? जैसे इसमें लिख दिया जाए कि X इज फादर ऑफ Y, तो ये सही है। यहाँ रिलेशन की जगह क्या लिखा है? फादर का रिलेशन बताया जा रहा है। अगर X इज फादर ऑफ Y है तो क्या Y इज फादर ऑफ X हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कहाँ होगा? अगर X फादर है Y का तो क्या Y फादर हो जाएगा X का?
अगर तुम अपने पापा कहोगे पापा, तो क्या तुम्हारे पापा तुमको भी कहेंगे पापा? नहीं कहेंगे ना। ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो ये तो एक ही साइड से है, मतलब x रिलेटेड है y से, लेकिन y रिलेटेड नहीं है x से, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। एक एग्जांपल ही देख गए, मतलब फादर के रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो और भी एग्जांपल देख लेते हैं जरा, तो है वाला का इनसे देख लें। जैसे x इज ब्रदर ऑफ y, अगर x इज ब्रदर ऑफ y है तो क्या y इज ब्रदर ऑफ x होगा? पक्की गारंटी है ना। लेकिन एक पहले इस बात की गारंटी होना चाहिए कि x और y दोनों बॉयज हैं। पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि x और y दोनों लड़के हैं। अगर एक लड़की निकली तो अगर x इज ब्रदर ऑफ y है तब तो y सिस्टर ऑफ x हो जाएगा ना, सही है ना। तो पहले अगर ये पक्का हो जाए कि x और y भाई हैं तब तो ये रिलेशन एकदम गारंटी है सिमेट्रिक होगा। अगर x इज ब्रदर ऑफ y है, कह रहा है अगर x y को भाई कहेगा तो y फिर y को भी x को भाई कहना पड़ेगा, हाँ? भले उसको मानता हो अपना भाई चाहे ना मानता हो, कहे चाहे ना कहे, लेकिन रिश्तेदारी तो है, माने चाहे ना माने, लेकिन है तो उसका भाई ना। ऐसा कभी होगा अगर दो लोग हैं तो अगर x y को भाई, दोनों लड़के हैं बॉयज़ हैं, तो अगर x y को भाई कहेगा तो y को भी x को भाई कहना ही पड़ेगा, हैं? भले लड़ाई झगड़ा किया हो या उसको ना मानता हो, लेकिन लीगली तो उसका भाई है ना, वो माने चाहे ना माने, लेकिन है भाई उसका, है ना। ये तो पक्की गारंटी है, हैं? ठीक है। तो उसी तरह अगर x और y दोनों गर्ल्स हैं तो सिस्टर का रिलेशन भी हो जाएगा। अगर x सिस्टर है y की तो y सिस्टर है x का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर x रिलेटेड है y से तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि y भी रिलेटेड है x से, हाँ? अगर दोनों बातें हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन ब्रदरहुड का क्या है? सिमेट्रिक है। लेकिन पहले कंफर्म कर लो दोनों लड़के हैं कि नहीं, दोनों बॉयज़ हैं ना, तो फिर मामला फिट है, तब ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। और देखो अब एक असली मसाला बताएं, एक असली एग्जाम्पल और देख लो जिसमें बड़ा धोखा होगा। जैसे हम लोग एक रिलेशन चेक करें, लव का रिलेशन है, ये भी देख लिया जाए, समाज में ये भी तो होता है। अगर लिख दिया जाए x लव्स y, तो क्या ये पक्का गारंटी है क्या कि y लव्स x? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो लव का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये तो गया लपलपा के कह दिया कुछ अपना जो कहना था, जाते समय रसगुल्ला की तरह मुंह बना के ले गया तो ये कह दिया आई लव यू, और उधर से रिप्लाई आया आई हेट यू। तो जाते समय रसगुल्ला की तरह मुँह था, आते समय नेनुआ की तरह मुँह लेके लौट आया, है? यही होगा ना। तो x लव्स y, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि y लव्स x। तो अगर x रिलेटेड है y से तो हम ये नहीं कह सकते कि y रिलेटेड होगा x से, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लव का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब एक तरफ से इम्प्लाई करे दूसरे तरफ से भी होना चाहिए, दोनों तरफ से मामला फिट है तब तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? आराम है ना अब? ठीक है। देखो अच्छा, जैसे और एग्जांपल देख लो, जैसे पैरेलल, अच्छा दो लाइन है, एक लाइन है L1 है, एक लाइन है L2। अच्छा अगर हम ये कहें कि L1 लाइन पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 भी पैरेलल है L1 के? नहीं है, है भाई, दिख रहा है। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी तो पैरेलल है L1 के। तो L1 L2 के है तो L2 L1 से है। तो पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से, तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है, सही है ना। उसी तरीके से अच्छा एक और एग्जांपल इस पर देख लें तो आगे बढ़े। परपेंडिकुलर का रिलेशन, अगर लाइन L1 है और L2 है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा? पहले देख लो खूब बढ़िया से, जल्दीबाजी वाली बात नहीं, खूब आराम से, ठीक है, हैं? तो अगर देखो भाई, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के
तो ये भी तो कह सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के, सही है ना। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन सिमेट्रिक भी है, हाँ? और पैरेलल वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक है, दोनों तरफ से, ठीक है ना। अब एकदम सही है, आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ, तो इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से और एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने डेफिनेशन समझा और उससे रिलेटेड फिर एग्जाम्पल समझ लिए। अब क्लियर हो गया ना। तो अब तीसरे टाइप का रिलेशन हम लोग देखेंगे, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये और मजेदार है, इसको देख लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, इसी को देखने से जीवन का असली मजा मिलेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो भाई, इसमें भी एक रिलेशन है R। लेट R बी आ रिलेशन। R क्या है? एक रिलेशन है इन सेट A। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई R क्या है? एक रिलेशन है सेट A में तो है। तो इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव कहेंगे। कब कहेंगे? अगर A, B R में बिलोंग करे और B, C R में बिलोंग करे। A भी R में बिलोंग कर रहा है और B C R में बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाई करे, मतलब इन दोनों की मदद से हम ये कह सकते हैं कि A और C भी R में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग टू सेट A। सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए ये बात लागू होती है कि अगर A भी R में है और B C R में है तो A C भी R में होना चाहिए। इसका मतलब अगर पहला और दूसरा, यहाँ और आसान भाषा में समझें, अगर पहला दूसरा रिलेशन में है, दूसरा तीसरा रिलेशन में है, तो पहला और तीसरा रिलेशन में हो जाए तो वो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। मतलब पहला दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे से, तो पहले को तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा पहला तीसरे से रिलेटेड हो गया तो वो ट्रांजिटिव बन गया। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से, तो इन दोनों की मदद से हम कह सकते हैं कि पहला वाला रिलेटेड हो जाए तीसरे वाले से। तो चाहे ऐसे लिख लिया जाए, चाहे इस तरह, एक ही बात है, जिस तरह आराम रहे वैसे लिख लो, सही है? है ना। तो हम लोग इसका भी कुछ जरा एग्जाम्पल देख लिया जाए। हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लें। जैसे इक्वालिटी का रिलेशन चेक करें। अगर x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू z है, ये ध्यान देना है, इन दोनों में कॉमन चीज है b। मतलब ये जहां पर खत्म होगा दूसरा वाला वहीं से चालू हो जाएगा, यही तो है। तो अगर x बराबर है y के, तो ये y पर खत्म हुआ तो अगला y से ही शुरू होगा। तो अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो क्या हम इन दोनों की मदद से कह सकते हैं कि पहला और तीसरा मतलब x और z बराबर हैं? लिख सकते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y की वैल्यू कितना है? x है, तो हम यहाँ y की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो x बराबर हो गया कि नहीं z के। तो जो रिलेशन xy में है और जो रिलेशन yz में है, वही रिलेशन xz मतलब पहले तीसरे में हो गया इन दोनों की मदद से। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। सही है ना? एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होगी तो बताना, सबका हमारे पास इलाज है। हैं? देखो और देख लिया जाए, ये और एग्जाम्पल देख लें। जैसे पैरेलल वाला, पैरेललिज्म का रिलेशन, लाइन L1 L2 L3। यहाँ देख रहे हैं L1 पैरेलल है L2 के कि नहीं? दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि L1 L2 के पैरेलल है और L2
ये जहाँ ख़त्म होगा फिर अगला वहीं से शुरू होगा। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L3 के पैरेलल है, तो वो तो डायग्राम भी दिख रहा है कि L1 L3 के पैरेलल है। तो पहला दूसरे से है, दूसरा तीसरे से है, तो पहला तीसरे से हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। कोई समस्या है क्या? बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल देखें जरा परपेंडिकुलर वाले को चेक करें। जैसे मान लिया जाए कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो डायग्राम बना ले L1 परपेंडिकुलर है L2 के, सही है कि नहीं? है ना। और L2 परपेंडिकुलर है L3, उसी तरह चल रहे हैं, पहला दूसरे से है और दूसरा तीसरे से है, तो दूसरा किसी तीसरे के परपेंडिकुलर है, सही है ना। L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। आराम है यहाँ तक? ठीक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L1 और L3 परपेंडिकुलर है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते ना, डायग्राम में तो दिख रहा है। लेकिन L1 तो पैरेलल हो गया L3 के, मतलब L1 परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए क्या है? थोड़ा बहुत आराम हुआ कि नहीं? तो जब पूरी तरह से आराम नहीं होगा तो और एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। जब कोई बीमारी हो जाए अब पूरा इलाज ना हो पाए तो फिर क्या करते हैं? फिर और दवाई देते हैं पूरा आराम हो जाए। तो पूरा समझ लिया जाए। अच्छा ठीक है। तो देखो और एग्जाम्पल देख लिया जाए तो थोड़ा और समझ में आ जाए, जो कुछ बचा कुचा हो ठीक हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देख लें ब्रदरहुड वाला रिलेशन देख लें, जैसे X और Y और Z ये तीनों बॉयज़ हैं, तीन बॉय हैं। अगर X ब्रदर है Y का और Y ब्रदर है Z का, तो क्या X और Z ब्रदर होंगे? होंगे कि नहीं? वो तो पक्की गारंटी है कि अभी X Z का ब्रदर होगा, वो माने चाहे ना माने। क्या पता उसको ना पता हो, मेलम बिछड़ गया हो, हैं? लेकिन खोजबीन करोगे, DNA टेस्ट कराए तो रिश्तेदारी में तो उसका भाई निकला ही, वो तो माना जाएगा ही, उसको पता हो चाहे ना पता हो। लेकिन अब माने चाहे ना माने, मानना तो पड़ेगा ही, उसका भाई तो है ये है ना ओरिजिनल में। तो इसलिए ब्रदरहुड का रिलेशन है। लेकिन ऐसा तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। अब ये चीज अगर हम लोग फ्रेंडशिप पर लागू करें, इसमें लव वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि X लव Y और Y लव्स Z तो यहीं से तो खेल बिगड़ने लगा। इसलिए लव वाला रिलेशन यहाँ ठीक नहीं बैठ पाएगा ना, तो उसको जाने दो। फ्रेंडशिप वाला देख लो। अगर X फ्रेंड है Y का और Y फ्रेंड है Z का, तो क्या X जो है फ्रेंड होगा Z का? हम कह सकते हैं कि नहीं? ये बात नहीं कह सकते ना। क्या पता X Z को जानता ही ना हो, तो फ्रेंडशिप तो दूर की बात है। X Z को क्या पता मालूम ही ना हो। भाई दोस्त का दोस्त X का दोस्त है Y और Y का दोस्त है Z, तो क्या जरूरी है क्या ये जानता हो Z को? नहीं, दुश्मन जरूरी नहीं है, लेकिन क्या पता उसको जानता ही ना, तो दोस्ती दूर की बात। तो हम नहीं कह सकते ये बात, तो ये इसका फ्रेंड है या पक्का नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव में कुछ एक स्पेशल केस भी हैं, उसको जरा नोट में समझ लिया जाए। कभी कदार वो मामला फंसा देता है, कभी कदार मामला फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? अगर जैसे X का कोई रिलेशन बन जाए Y के साथ और Y के बाद रिलेशन Z के साथ बन ही ना रहा हो, वहीं पे रुक जाए। X रिलेटेड हो गया Y से और Y का रिलेशन Z के साथ बन ही नहीं पा रहा है, वो संभव ही नहीं है।
केवल x रिलेटेड y, x रिलेटेड y, x रिलेटेड y चल रहा है, और y रिलेटेड टू z मतलब a b से रिलेटेड हुआ, अब b c से रिलेटेड यही नहीं पहुंच पा रहे हैं, केवल इतने पे रुक जा रहा है। x y से रिलेटेड है या पहला दूसरे से रिलेटेड है, और दूसरा तीसरे का पता ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। तो अगर केवल पहला दूसरे से रिलेटेड हो कि वहीं रुक जा रहा है मामला, तो वो भी ट्रांजिटिव हो जाता है, वो भी ट्रांजिटिव हो जाता है, ये पक्का हो गया। ये स्पेशल केस है, इसका सब लोग ध्यान कर लें। अगर केवल x रिलेटेड है y से और y का पता ही नहीं है z के साथ कुछ, तो x y से रिलेटेड है, फिर इसी तरह x y से रिलेटेड है और y z में संबंध नहीं बन रहा, तो x z तो दूर की बात। तो केवल यही वाला मिल रहा है, ये हो ही नहीं रहा है, अन्य संभव है, तब भी वो इतने में ही ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर कहने x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या हम इसके आगे y इज वाइफ ऑफ z कह सकते हैं क्या? वो तो संभव ही नहीं है। अगर x वाइफ हो गया y का, तो ये तो पक्का ये आदमी रहा होगा, तो क्या ये आदमी किसी की वाइफ बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो हाँ, नहीं, जो प्राकृतिक है वो समझो। अगर x इज वाइफ ऑफ y, तो y इज वाइफ ऑफ z हम कह नहीं सकते, यहीं पे मामला ठप हो गया, तो ये यहीं पर ट्रांजिटिव हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव। एक ये भी स्पेशल केस याद रखो, ये भी हमें ध्यान देना है, सही है। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं।